हाय एवरीवन, ये वीडियो है पहला वीडियो का कंटिन्यूएशन, जिसमें मैंने बताया था कि क्लास 11 का पासिंग मार्क्स कैसे कैलकुलेशन किया जाता है और वेटेज कैसे रहता है। बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा है और बहुत लाइक भी किया है, पर कुछ बच्चों के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट रह गया उस वीडियो में, क्योंकि मैंने वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश भी किया और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। ये समझा कि आप खुद कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चों का उसमें डाउट रह गया, जिसको मैं अभी क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूं। पर्टिकुलरली मैं फोकस करूंगा वो इक्वेशन को और जो वेटेज कैलकुलेशन करने का, और जो कुछ डाउट्स हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट्स भी स्टूडेंट्स ने भेजा मुझे, तो उसको मैं क्लियर करूँगा। बाकी उसके अलावा आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वीडियो में भी और इस वीडियो में भी मैंने एक लिंक दिया हुआ है, जिसमें एक गूगल शीट के माध्यम से आप वैल्यू इनपुट करके कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर भी समझ लें तो बेहतर है, खुद का मदद करें, दूसरों का मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बताया था पिछले वीडियो में कि वेटेज क्या रहता है, आपको मैं जस्ट रिकैपिचुलेट करता हूँ, थोड़ा याद दिला देता हूँ। कुछ लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो बता दूं कि क्लास 11 में जो वेटेज है वो फिक्स किया गया है, अनलाइक क्लास 12 में जो है सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम देना है, बाकी जो मंथली टेस्ट प्री बोर्ड्स होता है उसको वेटेज नहीं मिलता है, बट 11 में आपको वो भी जुड़ता है। तो सबसे पहले बता दूं कि आपका जो PT1 होता है, PT1 उसमें आपको 10% वेटेज दिया गया है। हाफ ईयरली कई स्कूलों में क्यूमुलेटिव टेस्ट कहा जाता है उसको, उसका वेटेज 30% दिया गया है। इसी तरह PT2 का वेटेज PT1 जितना 10% दिया गया है, और सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन जो आखिरी में होता है उसका 50% वेटेज दिया गया है। तो ये बात मैं पहले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे कि ये वेटेज को निकाला कैसे जाता है। हालांकि कुछ बच्चों ने ये डाउट पूछा कि हमारे विद्यालय में टीचर ने बताया कि इसको 4 से डिवाइड करना है या उसका वेटेज 10 लेना है, तो उनका भी मैं डाउट क्लियर करता हूँ। कुछ स्कूलों में या प्रोग्रेस रिपोर्ट में, रिपोर्ट कार्ड में आपका ऐसे भी लिखा जा सकता है कि उसमें PT1 का 10 और उसमें 10 मार्क्स, और आपका जो हाफ ईयरली है उसमें 30 मार्क्स, फिर PT2 में 10 मार्क्स और सेशन एंडिंग में 50 मार्क्स। और लेकिन इसके बाद आपने देखा होगा कि ये सारे कॉलम के बाद में रिड्यूस टू 70 या 80 लिखा होगा। अगर 70 मार्क्स का है तो वो 70 में रिड्यूस कर लिया जाएगा। अगर 80 मार्क्स का पेपर है, जैसे कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी ये वगैरह में, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, ये सब 80 का होता है, तो रिड्यूस टू 80 कहने का मतलब ये पूरा जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद उसको फिर रिड्यूस करेंगे 80% में, 70% में। ये भी एक तरीका होता है। पूरा 100 का निकाल लेते हैं, वो 100 का निकालने के बाद उसको 70 या 80 में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये आएगा कि आपको सेशन एंडिंग में कितना मिलने से आप पास होंगे, वो कैलकुलेशन उसमें पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने एज इट इज तरीका अपनाया था, बाद में रिड्यूस नहीं करने के बजाय उसी समय मैंने कैलकुलेशन कर दिया, ताकि आपको डेफिसिट पता चले और आप निकाल सकें कि आपको कितना चाहिए होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। PT1 मान लीजिए पेपर कोई ऐसे है, 70 मार्क्स वाला पेपर है, 70 मार्क्स वाला पेपर है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में 70 होता है। 70 मार्क्स वाला पेपर में जो 10% वेटेज होता है, 70 का 10% आपको मालूम है कि वो 7 ही है, यानी आप PT में 7 से ज़्यादा वेटेज के हिसाब से स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने 70 से 70 लाया है तो आपको PT1 और PT2 में आपको 7 से 7 ही मिलेगा, क्योंकि 10% वेटेज 70 का 7 होता है। अगर पेपर 80 का है तो आपको मैक्सिमम 8 मार्क्स मिलेगा PT में। आप 80 में से 80 अगर लाए थे तो 8 मिलेगा। अगर इस 40 का एग्ज़ाम हुआ था, 40 में से 40 भी लाए थे, तो वो अगर आप 70 मार्क्स वाला पेपर है तो उसमें से मैक्सिमम 7 मिलेगा, 7 में से 7। अगर वो 80 मार्क्स वाला पेपर है तो 8 में से 8 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको वेटेज से ही आपको कितना लाए थे उसको कैलकुलेशन करना है। तो कुछ स्कूलों में जो है PT है 35 का किए थे, कुछ स्कूलों में 40 का किए थे, कुछ स्कूलों में 50 का भी किए होंगे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका जो वेटेज है, मैक्सिमम वेटेज है, वो फिक्स्ड है, वो नंबर भी फिक्स है और वो परसेंटेज फिक्स्ड है। तो हम नंबर पे नहीं जाएंगे, परसेंटेज फिक्स जहाँ है वहाँ तक जाएंगे। तो PT1 का कैलकुलेशन हम करते हैं। मान लीजिए
आपका सब्जेक्ट में 40 मार्क्स का PT1 हुआ था और 40 से आपने 22 लाया था। और ये सब्जेक्ट जो है 70 मार्क्स वाला सब्जेक्ट है। अगर 70 मार्क्स वाला सब्जेक्ट है तो मैं जैसे बताया 70 का 10% 7 होता है, तो इसमें वेटेज के हिसाब से 10% वेटेज 7 ही मिलेगा मैक्सिमम। 7 में से आप कितना लाते हैं। अगर 40 से आप 22 लाए तो 40 के बदले अगर 40 ना होता और 7 होता तो आप कितने लाते, तो उसका वैल्यू ये जो x है वही बताएगा। और ये कैलकुलेशन मैंने थोड़ा जल्दबाजी में किया था, उसको मैं दोबारा से करके बताता हूँ कि ताकि आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, मैं डिटेल मैथमेटिक्स नहीं जा रहा हूँ, आपको ईजी तरीका बताता हूँ कि इसमें जो x का वैल्यू निकालने के लिए ये जो है कंपोनेंट जिसमें दोनों वैल्यू डायगोनली दिया गया है 22 एंड 7 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैलकुलेटर हो तो बेहतर, मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया है। 22 × 7 हो गया है आपका 154। और ये जो वैल्यू हो जाता है, जो दो वैल्यू डायगोनली मिला है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू नहीं है x उसको पाने के लिए आपको जो बच गया है और एक वैल्यू उससे डिवाइड करना होगा। तो 154 डिवाइडेड बाय 40 आप कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तो इसका वेटेज आ जाता है आपका 3.85। यानी अगर 7 से आपने परीक्षा दिया होता तो आप लाते 3.85। आपने 40 का दिया और 22 लाए थे, लेकिन वेटेज के हिसाब से वो 7 में रिड्यूस हो जाएगा, तो आपका जो x का वैल्यू है वो भी 7 के रेशियो में रिड्यूस हो जाएगा, जो होगा 3.85। तो आपको ये क्लियर हो गया कि 3.85 आपने PT1 में लाया है। तो PT1 में आपने लाया 3.85। अब दूसरा लेते हैं, उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम हुआ होगा। तो हाफ ईयरली में मान लीजिए आपका 70 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, नॉर्मली 70 का ही होता है, 70 वाला पेपर में आपने उसमें से 30 लाया था। अब जैसे कि बताया कि हाफ ईयरली का वेटेज 30% है, तो 70 का 30% होता है 21। तो ये 21 मैक्सिमम मार्क्स आप ला पाएंगे। 70 से अगर आपने 70 भी लाया है तो आप 21 से 21 लाएंगे, लेकिन 70 से आपने 30 लाया है तो 21 से आप कितना लाते हैं, ये निर्धारित करेगा कि आपका हाफ ईयरली में से कितना पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो जैसे हमने पहले बताया, ऐसे ये दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 30 इंटू जो 21 होता है ये हो जाता है 630, तो उसको आप लीजिए 630 और उसको डिवाइड कर दिए और जो वैल्यू आप जानते हैं 70 से, तो ये हो जाता है, अगर आप 0 काट देते हैं तो 9 हो जाता है इसका वैल्यू। तो आपको मिल जाता है हाफ ईयरली में 9। तो आपको हाफ ईयरली मिल गया 9 एंड 3.85। अब आ जाते हैं हम तीसरा कैलकुलेशन की ओर। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दूं ब्लैक बोर्ड को। तो अब तीसरा आ जाते हैं, ये जैसे हो गया आपका PT1 हो गया, PT1 ये हो गया हाफ ईयरली। अब हम PT2 का भी इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। जिस पेपर का 70 हुआ है तो मान लीजिए आपने PT2 से मैं 70 में से 70 नहीं हुआ होगा, ये हुआ होगा आपका लगभग 40 होगा, किसी स्कूल में 35 हुआ होगा, तो फार्मूला वही है 40 है। तो 40 में से मान लीजिए आपने लाया था 16, तो ये हो जाएगा 10% वेटेज के हिसाब से 70 का 10% 7, तो 7 से आप कितना लाते हैं, तो 16 इंटू ये जो 7 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 112। डिवाइड करेंगे इसको 40 से, तो ये हो जाता है 2.8, ये होता है 2.8। तो अभी आपको मिल गया वैल्यू तीनों एग्ज़ाम का 3.85, 9 2.8, ये आपने तीनों एग्ज़ाम में लाया है, PT1, हाफ ईयरली एंड PT2 में। अब हमको कैलकुलेशन करना है कि पासिंग के लिए हमको कितना चाहिए सेशन एंडिंग एग्जाम में। तो लेट मी क्लियर द ब्लैक बोर्ड। तो अभी हम जोड़ेंगे कि हम PT1, हाफ ईयरली, PT2 में कितने लाए। तो ये तीनों को हम अगर तीनों एंटिटी को जोड़ देते हैं 3.85, 9 एंड 2.80 या 2.8 को, तो ये बन जाता है आपका 15.65। यानी आपने अभी तक तीनों एग्ज़ाम का 10%, 30%, 10% वेटेज के हिसाब से 15.65 मार्क्स लाए हैं। लेकिन पासिंग क्या होता है, 33% लाना होता है 70 मार्क्स से। 70 का 33% होता है आपका 23 मार्क्स आपको लाने हैं, लेकिन आपने अभी तक लाया है 15.65। तो जितना नंबर बच गया 23 से, उसको एज पर वेटेज आपको लाना होगा सेशन एंडिंग एग्जाम में।
तो चलिए अब समझते हैं। 15.65 आपने लाया है, 23 लाना चाहिए पासिंग के लिए। तो जैसे हम 23.00 जो कि हमारा 33% है आउट ऑफ 70, उससे हम माइनस करते हैं 15.65। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 7.35। तो हमको 7.35 मार्क्स और चाहिए सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन में एज पर वेटेज 7.35 नहीं। और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि 7.35 लाने के लिए आपको उसका दुगना लाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों ने डाउट में एक्सप्रेस किया था कि इसको आपने डबल क्यों किया, क्योंकि जो सेशन एंडिंग एग्ज़ाम होता है उसमें आप जितने भी नंबर लाएंगे उसका आधा कर दिया जाएगा, 50% वेटेज उसका होता है, तो आधा कर दिया जाएगा। इसका मतलब आपको 7.35 नंबर एज पर वेटेज पाने के लिए उसका दुगना लाना पड़ेगा, ताकि वो आधा कर दिया जाएगा तो आपका वेटेज के हिसाब से 7.35 रहेगा। यानी 7.35 पाने के लिए आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 14.70, जिसको राउंड अप करेंगे तो 15 मार्क्स। तो कम से कम आपको 15 मार्क्स चाहिए होगा, ताकि आपका जो डेफिसिट है, अभी तक आपने तीनों एग्जाम में 15.65 लाया है, तो और आपको चाहिए 7.35 एज पर वेटेज। लेकिन सेशन एंडिंग का जो वेटेज होता है वो 50% होता है, यानी इसका दुगना आपको लाना होगा, 2 टाइम्स लाना होगा, यानी आपको और 15 मार्क्स लाना होगा। तो लगभग उसका आधा जो 7.5 मिलेगा, तभी आप जो है 23 ला पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो डेफिसिट होता है आउट ऑफ 23 या फिर 80 वाला पेपर में आउट ऑफ 26, जितना डेफिसिट होता है सेशन एंडिंग के लिए एज पर वेटेज, उसका दुगना कर देना है, डबल कर देना है। तो इसके लिए मैंने लास्ट में मल्टीप्लाई किया था 2 में। तो ये डेफिसिट जो है माइनस करने के बाद आपको डबल करना है, तभी आपका जो है पता चलेगा कि आपको कितना नंबर कम से कम लाना है। तो आई थिंक ये पॉइंट जो है आपका क्लियर हो गया। रिवाइज कर देता हूँ, करना क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपके पास P का वैल्यू है, Q का वैल्यू है और R का वैल्यू है, X चाहिए, तो P इंटू R करेंगे, आप P इंटू R करेंगे और डिवाइडेड बाय Q करेंगे, तो जो आ जाएगा वैल्यू वो आपका वेटेज है, लेकिन एज पर वेटेज। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो एक गूगल शीट का मैं कैलकुलेटर शीट का लिंक दिया हूँ, उसमें जाके आप वैल्यूज़ इनपुट करेंगे ब्लू सेल्स में, तो आप अपना नंबर खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आते हैं ये वीडियो का दूसरा पार्ट में, जिसमें कुछ डाउट्स हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आता है इसका कि अगर क्लास 11 में कोई बच्चा फेल हो जाता है किसी सब्जेक्ट में, या एक से ज़्यादा से में फेल हो जाता है, तो होता क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, लास्ट में अगर आप पढ़े होंगे, तो क्लास 11 में और 12 में जो है आपको कंपार्टमेंटल का मौका मिलता है। अगर आप 1 मेन सब्जेक्ट में, अगर 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 5 में से 1 में अगर फेल हो जाते हैं तो उसके लिए आपको कंपार्टमेंटल का मौका मिलेगा। 21 दिन में लगभग 15 से 21 दिन में आपके लिए दोबारा से एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो नॉर्मली वो अप्रैल में हो जाएगा। तो उसमें होता है 1 मेन सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो। अब कुछ बच्चों ने डाउट किया कि हमने कहीं पढ़ा है या सुना है कि 2 सब्जेक्ट में फेल होने से कंपार्टमेंटल के लिए एलिजिबल होते हैं। उन्होंने सुना जरूर है, पढ़ा जरूर है, पर वो एक्चुअली क्लास 11 के लिए नहीं है, वो क्लास 9 और 10 के लिए होता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए और कहीं से कंफ्यूज मत होइए कि 11 में 2 सब्जेक्ट में फेल होने से आपको कंपार्टमेंटल का मौका दिया जाएगा। 11 में 2 सब्जेक्ट में फेल होने से आप मैंडेटरी रिपीट होंगे, जिसको बोलते हैं एसेंशियल रिपीट, यानी आप उस क्लास में डिटेन रहेंगे, आपको प्रमोट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एसेंशियल रिपीट हो जाएंगे अगर 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं। तो अगर 1 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपको जो है
कंपार्टमेंटल का मौका मिलेगा। अब दूसरी बात है कि ये 6 सब्जेक्ट जो होता है एडिशनल सब्जेक्ट, कहीं कहीं में फिजिकल हेल्थ एजुकेशन होता है, कहीं फूड न्यूट्रिशन डायटिक्स होता है और कहीं कहीं और सब्जेक्ट रखते हैं। क्या एक सब्जेक्ट में फेल होने से ये सब्जेक्ट उसके बदले जुड़ते हैं? तो बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि क्लास 11 में ये फैसिलिटी नहीं दिया गया है, 12 में दिया गया है। 12 बोर्ड में इसलिए ये दिया गया है कि आप मेन 5 में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपको ये PHE जैसे सब्जेक्ट जो होता है ये रिप्लेस करता है, IP PHE ये सब रिप्लेस करता है अगर मेन सब्जेक्ट में नहीं है और 6 सब्जेक्ट है तो। लेकिन 11th में ये फैसिलिटी नहीं है। आपको पास होने के लिए 5 मेन सब्जेक्ट में पास होना है, इनका रोल कुछ भी नहीं रहता है, यानी ये आपको पासिंग में कोई मदद नहीं करेंगे। अब और भी डाउट था कि अगर कोई स्टूडेंट्स है पहले उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, उसका ऑलरेडी 33% बन रहा है वेटेज के हिसाब से, अगर सेशन एंडिंग एग्ज़ाम में अगर वो फेल हो जाता है तो क्या होगा? तो बता दूं कि आप कौन से एग्ज़ाम में कितने नंबर लाते हैं, PT में, हाफ ईयरली में, PT2 में, सेशन एंडिंग में, उस सब का कुछ मतलब नहीं होता है। आपका साल भर का असेसमेंट एज पर फॉर्मूला एज पर वेटेज मिलाने के बाद अगर आप 33% क्रॉस कर जाते हैं, जो कि है आपको 70 वाला पेपर में आपको 23 लाना है और 80 वाला में 26 लाना है। मैं पहले वीडियो में 27 बताया हूँ, उसका वजह है, रीज़न है, मैं बताता हूँ, क्लियर करता हूँ कि 27 मैं क्यों बताया है। तो ऑफिशियली आपको थ्योरी पेपर में 23 लाना है 70 में से और 80 में से 26 लाना है, जैसे वेटेज कैलकुलेशन करके मैंने जोड़ा था उस जोड़ के हिसाब से। अब बताता हूँ कि 27 क्यों चाहिए। गाइडलाइन में ये भी लिखा है कि आपको प्रैक्टिकल में ये जो जैसे मैंने थ्योरी का बताया, आपको प्रैक्टिकल में ये 70 में से आपको जो 70 से और बाकी 30 है, 30 में से आपको 9 नंबर लाना होता है और ये 20 में से आपको 6 नंबर लाना होता है। तो अगर जोड़ते हैं आप 26 को 6 के साथ तो आपका 32 होता है, यानी आपका 33% ओवरऑल भी नहीं होता है। तो इसमें क्राइटेरिया ये है कि आपको थ्योरी में 33% लाना है, पास होना है, प्रैक्टिकल में भी 33% लाना है, पास होना है, और ओवरऑल अब जब जोड़ते हैं आप, जैसे कि 26 और 6 को मैं जोड़ा तो वो भी 33 होना है आउट ऑफ 100। तो यहाँ आप अगर 27 ले आते हैं तो आप पूरा सेफ हैं, आपका 33 हो रहा है। इसी तरह से ये जो 23 है इसमें भी अगर आप 24 ले आते हैं और 9 लाते हैं तो आपका 33 होता है, या फिर यहाँ 23 लाते हैं, यहाँ 1 लाते हैं, ये भी ऑप्शन है। अगर यहाँ 26 लाएंगे तो यहाँ आपको 1 लाना है, यानी 26 + 7 23 + 10, या फिर 27 + 6 एंड 24 + 9। तो ये एक आप कॉम्बिनेशन से आप समझ लीजिए। तो आपको थ्योरी में पास होने के लिए 80 वाला पेपर में से 26 लाना है, 70 वाला पेपर में 23 लाना है, प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 80 वाला पेपर में 6 लाना है कम से कम, और 70 वाला पेपर में जो है 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है उसमें 9 लाना है, और कुल मिलाकर 100 में से 33 लाना है। तो ये भी क्राइटेरिया था, ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया, इसलिए उसके हिसाब से जुड़ता है। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि क्या प्रैक्टिकल मार्क्स जुड़ते हैं इसमें कैलकुलेशन करने में। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल्स का मार्क्स नहीं जुड़ते हैं 11-12 में। प्रैक्टिकल में आपको सेपरेट पास करना होता है और थ्योरी में आपको सेपरेट पास करना होता है, यानी 33% इसमें भी, प्रैक्टिकल में भी आपको लाना है और थ्योरी में भी आपको 33 लाना है सेपरेट, और ओवरऑल तो आपको 33 लाना ही है। यानी 3 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। थ्योरी वाला पोर्शन में 33% लाएंगे, 70 या 80 से 33%, प्रैक्टिकल में भी आपको 33% लाएंगे, 30 में से आप 9 या 6 नंबर होता है, और 100 में से आपको 33 लाना है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। और जो और एक डाउट था बच्चों की कि 2 सब्जेक्ट में फेल होने से क्या होगा, तो जैसे मैं क्लियर कर दिया कि 2 सब्जेक्ट में फेल होने से आपको एसेंशियल रिपीट कराया जाएगा, 1 सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंटल का मौका दिया जाएगा। और एक डाउट था कि कंपार्टमेंटल में जो किसी ने पूछा नहीं, मैं बताता हूँ कंपार्टमेंटल में आपको कितना लाना है पास के लिए। ये कुछ बच्चों के लिए मददगार, ये ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपार्टमेंटल में आपको कितना लाना है पास करने के लिए, ये एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। जिन लोगों का अभी जो रिक्वायर्ड नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं, 40 है, 45 है, 70 से 80 से
और आप एक सब्जेक्ट में अगर आपका जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, बाकी में आप पास कर लेते हैं, 5 में से 4 में पास कर लेते हैं और एक सब्जेक्ट में आप रह जाते हैं कहीं पर, तो आपको कितना चाहिए? तो क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप कंपार्टमेंटल लिखते हैं किसी एक सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से, तो आपका पिछला परफॉर्मेंस सब भुला दिया जाएगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अभी का जो पेपर है 70 का, अगर उसमें सब्जेक्ट में फेल है तो 70 में से आपको जस्ट 23 लाना है, तो आप पास हो जाएंगे। अगर 80 का पेपर है तो 80 में से 26 ले आते हैं सिर्फ सेशन एंडिंग एग्जाम कंपार्टमेंटल में। ये एग्जाम के बदले जो कंपार्टमेंटल होना है आपको 26 लाना है, या 70 का पेपर है तो 23 लाना है, तो आप पास हो जाएंगे। आपका पिछला PT1 हाफ ईयरली PT2 नहीं देखा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी ने पूछा नहीं, बता देता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप प्लान कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 5 में से 4 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, उसमें पास हो जा रहे हैं या हो जाएंगे, बट एक सब्जेक्ट में आप कहीं ना कहीं डाउट है, और उसमें जो एक सब्जेक्ट है उसमें आपको अगर 35, 40, 45 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो उस केस में बेहतर है कि अगर बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, हो सकता है तो कर लें, नहीं होता है तो कंपार्टमेंटल में आपका टारगेट कम हो जाएगा, घट जाएगा। ये 70 वाला पेपर में आपको सिर्फ 23 लाना है और 80 वाला पेपर में 26 लाना है। पहले का परफॉर्मेंस कोई उसके मतलब नहीं रहेगा, बस इसमें आपको कंपार्टमेंटल में 2 नंबर लाना है। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ बच्चे ने पूछा था कि सारे सब्जेक्ट मिला के, सारे सब्जेक्ट का नंबर जोड़ के, सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 जो होता है, सारे सब्जेक्ट मिला के उसमें 33% लाना है क्या, कम ज़्यादा करके? तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। इंडिविजुअली हर जो मेन सब्जेक्ट है उसमें आपको पासिंग मार्क्स लाना है। हर सब्जेक्ट में 33 मिनिमम लाना है। ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट में आपने 70 लिया है तो किसी में 10% लाए हैं तो उसमें कंपनसेट करेगा, ऐसे कुछ होता नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 33% थ्योरी में लाना है, उसका प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट में लाना है। और कुछ डाउट्स था कुछ लोगों का कि उन्होंने पूछा था कि ऐसे नॉर्मल स्कूल में पास करा देते हैं, इसे इंटरनल मार्क्स मिला के, तो इंटरनल मार्क्स मिला के पास नहीं कराते हैं स्कूल वाले। वो 2021-22 में पेंडेमिक के वजह से CBSE ने कुछ अपने गाइडलाइंस में मॉडिफाई किया था, उसके हिसाब से उसने अलाउ किया था कि अगर 11 क्लास में इंटरनल मार्क्स मिलाकर कोई बच्चा पास हो जाता है तो उसको इंटरनल मार्क्स मिलाकर पास कर दिया जाए। तो वो पेंडेमिक के टाइम था, लेकिन ये 2022-23 में वो क्लॉज हटा दिया। CBSE ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि जो पुराना वाला हमारा सिस्टम था उसको हमने बहाली करेंगे, और यानी आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। हालांकि मेरे को लगता है कि काफ़ी ये बच्चे जो हैं, ये बैच जो हैं, ये काफ़ी अनलकी साबित हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी पिछले पेंडेमिक की वजह से उनका एडमिशन देर से शुरू हुआ था, तो उनके पास लगभग 4.5-5 महीने का समय मिला था। और 4.5-5 महीने में पता नहीं सारे सब्जेक्ट्स का तो मैं बता नहीं पाऊंगा, बट इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में तो काफ़ी वो काट छाट किए थे, उसमें आसानी से कोर्स कंप्लीशन हो गया था। बट बाकी सब्जेक्ट्स का पता नहीं सिलेबस कितना काटा था उन्होंने, लेकिन सिलेबस का अगर एसेंशियल चीज़ उन्होंने नहीं काटा था तो टीचर को जो है आपका डाउट क्लियर करने के लिए लगभग सब कुछ पढ़ाना ही होता है। तो उस केस में 4-5 महीने में, फिर उसी के बीच में आपको 3-4 एग्जाम का 5-5 दिन 15 दिन गए होंगे, फिर विंटर ब्रेक, ऑटम ब्रेक, तो लगभग ये 3.5-4 महीने का पढ़ाई हुआ था, उसमें 1 साल आपको पढ़ाया गया है। तो ज़रूर है ये बात है कि आपका कोर्स जो है काफ़ी स्विफ्टली पढ़ाया गया होगा, आपको रिवीजन का ही मौका कितना मिला पता नहीं। तो इसलिए थोड़ा जो है ये जो रूल है आपके लिए थोड़ा फेवर में नहीं गया है। लेकिन जब CBSE ने बता ही दिया है कि पहले से सेशन के शुरुआत से कि इस साल ऐसे करने वाला है, तो आपको भी इसे अकॉर्डिंग प्लान करना था। एनीवे, आप अगर परफॉर्मेंस अच्छा कर लेते हैं तो आप तो प्रमोट होंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट में अगर कहीं आप कंपार्टमेंट लग जाता है तो आपका टारगेट भी हो सकता है कि ईजी हो जाएगा। तो आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे और कंपार्टमेंटल के लिए तैयारी कर देंगे। जैसे ही ये आपका सेशन एंडिंग का ये आखिरी एग्ज़ाम खत्म हो जाता है, 15-20 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, ठीक है। और बाकी जितने भी बच्चों ने पूछा है मुझे YouTube में या एक टेलीग्राम ग्रुप में भी कि इतने से हमने इतना लाया है तो कितना होगा मार्क्स बताइए। देखिए, इतने सारे मैसेजेस होते हैं और मैं भी काफ़ी बिजी रहता हूँ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज हूँ मैं, तो हर किसी का मैं जो है मार्क्स कैलकुलेट करके बता नहीं पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट जैसे कि मैंने बताया कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक लिंक है गूगल शीट का, उसमें आप गूगल शीट ऐप में उसको खोलेंगे, ओपन विथ गूगल शीट ऐप, और उसमें आप वैल्यू इनपुट कर देंगे सारे मार्क्स का। 70 का एक थ्योरी वाला का एक कैलकुलेटर है और 80 मार्क्स वाला सब्जेक्ट का एक कैलकुलेटर है। दोनों को आप उसमें अगर
इनपुट कर देंगे वैल्यू, तो नंबर जो सेशन एंडिंग एग्जाम में कितना चाहिए वो कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक निकल रहा है। आप उसको कोशिश करिए, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। जितने भी पेपर अभी बचे हैं अच्छे से एग्जाम दीजिए, थोड़ा सीरियसली लीजिए, क्योंकि CBSE ने ऐसे कानून बना दिया है कि आपको कोई छूट मिलने की उम्मीद है नहीं। तो अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।